हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 11th की जियोग्राफी का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए, ताकि सेकंड पार्ट आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कैसे पता लगाया जाता है, ऐसे कौन कौन से सोर्सेस हैं जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है पृथ्वी के इंटीरियर्स की। राइट। तो हमने क्या देखा था कि अगर कोई वोल्केनिक इरप्शन होता है या फिर कहीं माइनिंग होती है तो भी हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ज़्यादा है और कहाँ कम है। साथ ही साथ हम सीज़मिक एक्टिविटीज़ के थ्रू और मैग्नेटिक सर्वे के थ्रू भी इस बात का पता लगा लेते हैं। ठीक है। आपने कल ये देखा था कि 12 किलोमीटर से ज़्यादा हमने पृथ्वी को अभी तक नहीं खोदा है। तो कल हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा था और आज हम अर्थक्वेक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, तरंगों के बारे में। तो भूकंप वाली तरंगें नेचुरली कहाँ आती हैं? लिथोस्फीयर पे। लिथोस्फीयर मतलब थल मंडल। ओके। तो हम लिथोस्फीयर कहते किसको हैं? देखो लिखा है, लिथोस्फीयर रिफर्स टू द पोर्शन ऑफ डेप्थ। अगर ये अर्थ है तो अर्थ की 200 किलोमीटर की गहराई तक के हिस्से को हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर refers to the portion of depth up to 200 from the surface of earth. An instrument called seismograph. seismograph एक यंत्र का नाम है, एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, जिससे हम क्या करते हैं? पृथ्वी को जो भी तरंगें महसूस होती हैं उसका पता लगाया जाता है। उन तरंगों को रीड करता है ये इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। वो रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड द वेव्स रीचिंग द सरफेस। अ कर्व ऑफ अर्थक्वेक। कर्व मीन्स ऐसे जा रहा था, अचानक ऐसे बदल गया, ऐसे चलने लगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो कर्व करता है ना अगर वेव, तो वो कहाँ रिकॉर्ड होती है? सिस्मोग्राफ में। और इसीलिए इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मतलब अर्थक्वेक किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है। The curve shows three distinct sections, each representing different types of wave pattern. 3 तरह के डिफरेंट सेक्शंस होते हैं वेव्स में। क्या चीज़ में? वेव्स के कर्व में। ठीक है। वेव्स के कर्व्स में 3 अलग अलग मतलब सेक्शंस होते हैं और हर एक वेव एक अलग तरीके का पैटर्न फॉलो करती है। देखो जैसे कि लिखा है, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। ठीक है। अर्थक्वेक वेव्स कैसी होती हैं? सिर्फ मतलब बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस एंड मूव इन ऑल डायरेक्शंस ट्रेवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ अर्थ। तो जो बॉडी वेव है वो कहाँ से जनरेट होती है? एनर्जी जब छोड़ता है ना फोकस मतलब सेंटर, तब ये रिलीज होती है और ये हर डायरेक्शन में ट्रेवल करना शुरू कर देती है। जबकि जब बॉडी वेव किसी भी सतह के पत्थर से टकराती है या पहाड़ से टकराती है तो वो नए तरंगों को जन्म देती है और उन्हें कहते हैं सरफेस वेव्स। जब बॉडी वेव किसी मटेरियल को, मान लो यहाँ कोई माउंटेन था और इस माउंटेन के नीचे के जो पत्थर थे यहाँ ये वेव टकराई तो ये पूरा माउंटेन हिलेगा और बॉडी पे भी असर पड़ेगा। तो जो बॉडी सब जब हिलने लगेगी तो उसे बॉडी वेव कहा जाएगा।
सरफेस वेव कहा जाएगा, सॉरी। दिस वेव्स मूव अलोंग द सरफेस, और ये कहाँ कैसे मूव करते हैं, सरफेस टू सरफेस। द वेलोसिटी ऑफ वेव्स चेंजेस एज दे ट्रेवल थ्रू मटेरियल विद डिफरेंट डेंसिटी। तो अलग अलग जगह पर जो मटेरियल है वो कम डेंस है, कहीं ज़्यादा डेंस है, तो ये वेव्स जो हैं वो अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करती हैं। ठीक है। जब भी किसी मटेरियल की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होती है। ठीक है। और अलग अलग मटेरियल्स पे ये वेव्स अलग अलग तरीके से कभी रिफ्लेक्ट करती हैं और कभी रिफ्रैक्ट करती हैं। अर्थक्वेक वेव भी दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी, सरफेस वेव एंड बॉडी वेव, राइट। और अब देखिए कि बॉडी वेव भी दो तरह की होती हैं। एक होता है एस वेव और एक होता है पी वेव। पी वेव फास्ट मूव करता है, ठीक है, और ये अराइव एट द सरफेस। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी वेव। तो पी वेव का फुल फॉर्म क्या है, प्राइमरी वेव। और पी वेव्स साउंड वेव के सिमिलर होता है, साउंड वेव के सिमिलर होता है, और ये गैसियस, लिक्विड और सॉलिड किसी भी मटेरियल में ट्रेवल कर सकता है। ओके। अब एस वेव, एस वेव को सेकेंडरी वेव कहा जाता है। तो पी वेव मतलब प्राइमरी वेव, एस वेव मतलब सेकेंडरी वेव। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर अबाउट एस वेव इज दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल्स। तो सेकेंडरी वेव जो है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मटेरियल से ही ट्रेवल करती है। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस वेव इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। और ये जो चरित्र है, ये जो गुण है सॉलिड मतलब एस वेव का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। इसकी वजह से क्या होता है, इट हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इसी की मदद से साइंटिस्ट को पृथ्वी का आंतरिक संरचना जो है समझ में आता है। ठीक है। तो जो वेरिएशन है, जो बदलाव है डायरेक्शंस ऑफ वेव्स में, वेव्स की डायरेक्शन में जो बदलाव है उसको हम किस चीज़ से देख सकते हैं, सिस्मोग्राफ उसको रिकॉर्ड कर लेता है और हम देख सकते हैं। द सरफेस वेव्स आर द लास्ट टू रिपोर्ट ऑन सिस्मोग्राफ। और सिस्मोग्राफ में सबसे लास्ट में सरफेस वेव रिपोर्ट करती। ये जो वेव्स हैं ये बहुत ही खतरनाक होती हैं, मोर डिस्ट्रक्टिव होती हैं। मतलब ये क्या करती हैं कि ये पहाड़ तक को हिला देती हैं। ठीक है। और इनकी वजह से कई बार बिल्डिंग्स वगैरह आपने देखा होगा गिर भी जाती हैं, ढह भी जाती हैं। प्रोपगेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स ट्रेवल इन डिफरेंट मैनर्स। अलग अलग तरह की जो भूकंप की लहरें हैं वो अलग अलग तरीके से ट्रेवल करती हैं। जब भी ये लहरें कहीं से बहती हैं, ट्रेवल करती हैं, तो ये क्या करती हैं, कंपन पैदा करती हैं, वाइब्रेशन पैदा करती हैं। और ऐसी कंपन, ऐसी वाइब्रेशन क्या करती है, पत्थरों तक को हिला देती है। ठीक है। जब प्राइमरी वेव्स कहीं से जाती हैं तो वो पैरेलल डायरेक्शंस में वेव को वाइब्रेट करती हैं। और ये क्या करता है, दिस प्रेशर ऑन द मटेरियल इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन। और प्राइमरी वेव्स की वजह से मटेरियल्स की डेंसिटी पर भी असर पड़ जाता है, क्योंकि ये मटेरियल को थोड़ा सा स्ट्रेच कर देती हैं और स्क्वीज कर देती हैं। ठीक है। स्ट्रेच मतलब खींच देना और स्क्वीज मतलब ज़्यादा जोर से निचोड़ देना। अदर थ्री वेव्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर। बाकी के जो वेव्स हैं वो परपेंडिकुलरली वेव करते मतलब वाइब्रेट करते हैं। ठीक है। एस वेव इज परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन। एस वेव क्या है, परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन। हेंस दे क्रिएट थॉट एज क्रेस्ट इन द मटीरियल थॉट विच दे पास। सरफेस वेव्स आर कंसिडर टू बी मोस्ट डैमेजिंग वेव्स। तो सरफेस वेव्स को सबसे ज़्यादा घातक वेव्स कहा जाता है। सिस्मोग्राफ की मदद से बहुत दूर रहकर भी हम अर्थक्वेक की लहरों का पता लगा सकते हैं। ठीक है। अर्थक्वेक वेव्स गेट रिकॉर्डेड इन द सिस्मोग्राफ लोकेटेड एट द फार ऑफ लोकेशन। दूर किसी और जगह पर रहकर भी हम पता लगा सकते हैं।
लेकिन कभी कभी किसी ऐसी लोकेशन में सिस्मोग्राफ के होने की वजह से क्या होता है कि कुछ लोकेशंस के जो वेव्स हैं वो पता नहीं चल पाते हैं। तो ऐसी जगहों को हम शैडो जोन कहते हैं। ठीक है, शैडो जोन में क्या होता है कि वहाँ जो वेव्स क्रिएट होती हैं उसको जल्दी पता नहीं लगा पाया जाता है। The study of different events really reveals that for each earthquake, there exist an altogether different shadow zones। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग shadow zones होते हैं। तो कह रहा है कि देखिए अगर कहीं सिस्मोग्राफ है, ठीक है, सिस्मोग्राफ कहीं है तो 105 डिग्री फ्रॉम द एपिसेंटर, मतलब यहाँ है तो 105 डिग्री तक ये क्या कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है, और ये दोनों ही पी और एस दोनों ही वेव्स को, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही वेव्स को क्या करता है, रिकॉर्ड कर लेता है। देखिए एपी सेंटर मतलब जहाँ से वेव शुरू हो रहा है, तो जहाँ से वेव शुरू हो रहा है अगर उसके 145 डिग्री से ज़्यादा है, 145 डिग्री से ज़्यादा दूरी पर मतलब डिस्टेंस पे सिस्मोग्राफ रखा गया है, तो वो पी वेव को मतलब रिकॉर्ड कर लेगा, बट एस वेव को रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में जो जगह आती है उसको शैडो जोन कहा जाता है। ठीक है, द एंटायर जोन बियॉन्ड 105 डिग्री डज नॉट रिसीव एस वेव। तो ऐसा नहीं है कि 105 डिग्री की जो मतलब लोकेशन है वहाँ पे सारे एस वेव्स लोकेट हो ही जाते हैं, ऐसा नहीं है। द शैडो जोन ऑफ एस वेव इज मच लार्जर देन द दैट ऑफ, मतलब एस वेव को रिकॉर्ड करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है प्राइमरी वेव्स के थ्रू। प्राइमरी वेव के कंपैरिजन में एस वेव को रिकॉर्ड करना ज़्यादा मुश्किल होता है। द शैडो जोन ऑफ एस वेव इज़ नॉट ओनली लार्जर इन एक्सटेंट, मतलब सिर्फ बड़ा ही नहीं होता है शैडो जोन का एरिया, बल्कि साथ ही साथ इट इज़ ऑल्सो अ लिटिल ओवर 40% ऑफ अर्थ सरफेस। तो मतलब ये सिर्फ 40% ऑफ अर्थ सरफेस पे ही क्या किया जा सकता है, रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब देखिए टाइप ऑफ अर्थक्वेक। द मोस्ट कॉमन वंस आर द टेक्टोनिक अर्थक्वेक। सबसे कॉमन क्या है, टेक्टोनिक अर्थक्वेक। मैंने एक बार बताया था कि अर्थ में अलग अलग यहाँ पर प्लेट्स हैं। ठीक है, अलग अलग प्लेट्स हैं, देखो ये ब्लू के बीच में रेड भी है, इस तरह से अलग अलग वेव प्लेट्स हैं। अब होता ये है कि एक प्लेट, जब भी एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है तो इस जगह पर एक एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी इधर भी फैलती है, इधर भी फैलती है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी होती है, मतलब विनाशकारी भी होती है। ठीक है, अब देखो दीज आर जनरेटेड ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स अलोंग अ फॉल्ट प्लेन। तो किसी जगह पर अगर बहुत बड़ा हिमस्खलन हो जाए, मतलब पत्थर बर्फ का पूरा पहाड़ गिर जाए, बादल गिर जाए, या फिर कहीं कोई पहाड़ में अगर हल्का फुल्का नीचे से कोई वेव्स क्रिएट हो गई तो और उसने पहाड़ को हिला दिया, तो पहाड़ जब इधर उधर गिरेगा आसपास में तो भी क्या होगा, बहुत बड़े भूकंप की सृष्टि हो जाएगी। राइट, कभी कभी भूकंप की कुछ तरंगों को टेक्टोनिक अर्थक्वेक इज समटाइम्स रिकॉग्नाइज्ड एज वोल्केनिक अर्थक्वेक। तो कभी कभी टेक्टोनिक अर्थक्वेक को हम एज ए वोल्केनिक अर्थक्वेक भी रिकॉग्नाइज्ड करते हैं। ठीक है, देखो मान लो कि ये हमारी पूरी अर्थ है, ठीक है, तो और ये अर्थ का कोर है। ठीक है, जब भी कोई वेव इस इलाके में होगी तो पता चल जाएगी, और सेम उसी तरह इधर भी होगी तो पता चल जाएगी, यहाँ भी पता चल जाएगी। बस सिर्फ इस जगह पे, क्योंकि ये इसके बिल्कुल अपोजिट हो जा रहा है, नहीं पता चल पाएगी। ठीक है, तो इस जो जगह है इसी को हम शैडो जोन कहते हैं। ठीक है, ये दोनों शैडो जोन कहलाते हैं।
इन द एरिया ऑफ इंटेंस माइनिंग एक्टिविटी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा माइनिंग होती है, खुदाई होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा, वहाँ पर समटाइम्स द रूफ ऑफ अंडरग्राउंड, मतलब देखो ये है और आपने यहाँ से ऐसे खोदना शुरू कर दिया है, ठीक है, और ऊपर से ये स्ट्रांग है, इसी तरह से है, तो क्या होगा कि रूफ ऑफ द अंडरग्राउंड माइन, ये छत ही ऊपर से गिर पड़ती है, ये जो पूरी छत है ये नीचे आ जाती है, तो क्या होगा, और जब पूरी की पूरी छत गिरेगी तो भी अर्थक्वेक होगा, और ऐसे अर्थक्वेक को हम कहेंगे कोलैप्स अर्थक्वेक। क्या कहेंगे? कोलैप्स अर्थक्वेक। कभी कभी जब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जैसे कि मान लो न्यूक्लियर बम का एक्सप्लोजन करना है, ठीक है, तो भी क्या होता है कि ज़मीन कांप उठती है, ग्राउंड शेकिंग होता है और भूकंप आते हैं। कोई केमिकल एक्सप्लोजन हो गया या फिर न्यूक्लियर डिवाइसेस का एक्सप्लोजन हो गया, तो ऐसे को एक्सप्लोजन अर्थक्वेक कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। बड़े बड़े जो रिजर्वोयर होते हैं, रिजर्वोयर आपको मैंने बताया है जहाँ पर वाटर को रिजर्व किया जाता है डैम्स के पास, तो उसकी वजह से भी कभी कभी अर्थक्वेक आ जाते हैं, तो उनको रिजर्वोयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अर्थक्वेक को मेजर कैसे किया जाता है। द अर्थक्वेक इवेंट्स आर स्केल्ड आइदर अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड और इंटेंस, मतलब कितनी जोर के झटके हैं या फिर कितनी गहराई से आ रहे हैं, इसी बात पर हम उसको अंदाज़ा लगाते हैं। द मैग्नीट्यूड स्केल इज़ नॉन एज द रीचर स्केल, तो मैग्नीट्यूड स्केल को क्या कहा जाता है? रीचर स्केल। द मैग्नीट्यूड रिलेट्स टू द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द क्वेक, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? रिलीज होता है जब अर्थ हिलती है। द मैग्नीट्यूड इज एक्सप्रेस्ड इन द नंबर 0 to 10। मैग्नीट्यूड 0 से 10 के बीच में डिनोट होता है, ओके। जो इंटेंसिटी स्केल है उसका नाम मेकाली, एक इटालियन सिस्मोग्राफ थे, सिस्मोलॉजिस्ट थे, उनके नाम पर रखा गया है, ठीक है। द इंटेंसिटी स्केल takes into account the visible damage caused by the event. The range of intensity scale is 1 to 12. इंटेंसिटी स्केल जो है 1 से 12 के बीच में होता है, जबकि रिचर स्केल 1 से 10 के बीच में होता है, ठीक है। तो अर्थक्वेक एक नेचुरल आप हजार्ड है, मतलब अर्थक्वेक एक प्राकृतिक आपदा है। और होता क्या है अर्थक्वेक में? अर्थक्वेक में सतह हिलने लगती है, ठीक है, अलग अलग मतलब टुकड़ों में टूट भी सकती है, लैंड एंड मड स्लाइड्स हो सकते हैं, सॉइल लिक्विफेक्शन होता है, ग्राउंड लर्चिंग होता है, अवलांचेस गिरते हैं, मतलब ऊपर से पहाड़ों पर से बर्फ़ का पूरा पहाड़ गिर पड़ता है, एक जगह से ज़मीन खिसक जाती है, बाढ़ आ सकता है, डैम टूट सकता है, ठीक है, आग भी लग सकता है घर्षण की वजह से, स्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग्स वगैरह टूट सकती हैं, कोई चीज़ गिर सकती है, सुनामी भी आ सकती है, ठीक है। अगर सतह, समुद्री सतह के नीचे कहीं एपिसेंटर हो, मेन स्रोत हो भूकंप का, तो क्या हो सकता है? सुनामी आ सकती है, बड़ी बड़ी लहरों को जन्म दे सकती है। सुनामी आर वेव्स जनरेटेड बाय द ट्रेमर्स, नॉट एन अर्थक्वेक इन इटसेल्फ। मतलब अर्थक्वेक जो ओरिजिनेट होता है वो तो कुछ सेकंड के लिए होता है। एक लहर यहाँ जब शुरू में शुरू हुई तो वो कुछ सेकंड के लिए ही हुई, बट उसके बाद उसका प्रभाव बहुत दूर तक चलता चला जाता है, ठीक है। इट्स इफेक्ट्स आर डिवास्टिंग प्रोवाइडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वेक इज मोर देन 5 ऑफ द रिचर स्केल। तो जब 5 रिचर स्केल से ज़्यादा का होता है तो सुनामी आने की संभावना बढ़ जाती है, अगर एपिसेंटर समुद्री सतह के नीचे हो तो। ये देखो मरीना बीच पे जो मतलब एक अर्थक्वेक की वजह से क्या खतरनाक भयावह दृष्टि हो गई है, भयानक सीन हो गया है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी देखो, ये भी अर्थक्वेक का एक एग्जाम्पल है समुद्री इलाके में,
ठीक है ना। डेब्रिस, यहाँ एक चीज़ लिखी हुई है डेब्रिस, देख रहे हो। डेब्रिस का मतलब होता है ऐसा कचरा जो समुद्र अपने साथ ले आई हो या फिर ले गई हो। ठीक है। और बिल्कुल उसी तरह का एक यहाँ भी देख सकते हो आप, द डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉज्ड बाई टाइडल वेव, समुद्री वेव्स के थ्रू यहाँ भी एक असर देख सकते हो आप। ठीक है। तो इस तरह के वेव से ऐसा होता है। इस पैराग्राफ में लिखा है कि अर्थक्वेक एक नेचुरल यानी कि प्राकृतिक आपदा है और इसमें जीवन और संपत्ति, लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों का ही नुकसान होता है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि पृथ्वी के हर हिस्से पर भूकंप अनुभव किया जा सके। ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ शैडो जोन्स भी होते हैं, आपको अच्छी तरह पता ही होगा, राइट। अब हम पृथ्वी के क्रस्ट की बात करेंगे। क्रस्ट मतलब एकदम अंतरिक्ष। ठीक है। इट इज़ द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। इट इज़ ब्रिटल इन नेचर। द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज अंडर द ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल एरियाज। ओशियनिक क्रस्ट इज थिनर एज कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो ओशियनिक क्रस्ट कैसा होता है? थिनर होता है, पतला होता है। ठीक है। और कॉन्टिनेंटल मोटा होता है। दो बातें। क्या होता है? द आउटर मोस्ट सॉलिड ऑफ पार्ट ऑफ द अर्थ को हम क्रस्ट कहते हैं। अर्थ के ऊपरी सबसे कठोर हिस्से को हम क्रस्ट कहते हैं। ठीक है। द मीन थिकनेस ऑफ ओशियन देखो, द थिकनेस ऑफ ओशियन क्रस्ट इज 5 किलोमीटर और कॉन्टिनेंटल का 30 किलोमीटर। याद रखिएगा, वैसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर इन द एरिया ऑफ मेजर माउंटेन सिस्टम। ज़्यादा थिक कहाँ होता है? मेजर माउंटेन्स इलाकों में। इट इज़ मच एज 70 किलोमीटर थिक इन द हिमालयन रीजन। तो हिमालयन रीजन में ये 70 किलोमीटर तक थिक है। अब देखिए मेंटल। मेंटल क्या है? द पोर्शन ऑफ द इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट। क्रस्ट के बियॉन्ड जो पोर्शन होता है वो मेंटल कहलाता है। द मेंटल एक्सटेंड्स फ्रॉम मोहोज डिसकंटिन्यूटी टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। ओके। आप ये मैप देखो, मैप देखकर अच्छे से समझ जाओगे। सबसे पहले हमारा ये थल मंडल, इसको क्या बोला है? लिथोस्फेयर। ठीक है। लिथोस्फेयर के नीचे है एस्थेनोस्फेयर। ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है मेंटल, और मेंटल से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर क्या है? क्रस्ट। सबसे नीचे क्या होगा? कोर। कोर याद रखिएगा कि हमेशा कोर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। कोर किस फॉर्म में हो सकता है? लिक्विड फॉर्म में। ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी की मैक्सिमम गहराई जो है वो 6378 किलोमीटर है। मैप को देखकर आप अब समझ गए होंगे क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, और एक चीज़ अभी पढ़ाई थी हमने, उसको क्या कहते हैं? बताओ बताओ। क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है। तो सबसे ऊपर क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, उसके बाद कोर। ठीक है। और क्रस्ट और मेंटल के बीच में देखो, द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल एंड लोअर पोर्शन ऑफ द क्रस्ट इज नॉन एज एस्थेनोस्फेयर। ठीक है। द वर्ड एस्थेनोस मीन्स वीक। एस्थेनोस का मतलब क्या है? वीक। इज कंसिडर टू बी एक्सटेंडिंग अप टू 400 किलोमीटर। ये कहाँ से कहाँ तक? मतलब 400 किलोमीटर तक फैला हो सकता है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ मैग्ना दैट फाइंड्स। तो जो मैग्मा हमें वोल्केनिक इरप्शंस में मिलता है, यही मेन सोर्स है। कहाँ से मिलता है? एस्थेनोस्फेयर से। ठीक है। अब देखिए, द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल। क्रस्ट का सबसे निचला हिस्सा, मेंटल का सबसे ऊपरी हिस्सा क्या कहता है? लिथोस्फेयर। इट थिकनेस रेंजेस फ्रॉम 10
थिकनेस कितनी हो सकती है? 10 भी हो सकती है और 200 भी हो सकती है। 10 से लेकर 200 किलोमीटर तक की थिकनेस हो सकती है। द लोअर मेंटल एक्सटेंस बियॉन्ड द एस्थेनोस्फीयर इट इज़ इन सॉलिड स्टेट्स। तो जो लोअर मेंटल होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। अब बात कर लेते हैं एकदम कोर की, सबसे निचला हिस्सा। इट इंडिकेट्स अर्लियर द अर्थक्वेक वेव वेलोसिटी हेल्प्ड इन अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ कोर ऑफ द अर्थ। तो जो अर्थक्वेक्स आते हैं और जो वेलोसिटी वो शो करते हैं, उनके वेव्स की जो वेलोसिटी होती है, उसकी मदद से हम ये पता करते हैं कि हमारे अर्थ की कोर कैसी है। ठीक है। द कोर मेंटल बाउंड्री इज लोकेटेड एट द डेप्थ ऑफ, कितनी डेप्थ में है वो? 2900 किलोमीटर। और हमने आज तक कितना खोद रखा है? 14 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि 14 किलोमीटर से नीचे इतनी गर्मी हो जाती है कि बर्दाश्त मुश्किल है। द आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट। तो आउटर कोर क्या है? लिक्विड स्टेट में है। वाइल द इनर कोर इज इन सॉलिड स्टेट, और उसके अंदर सॉलिड स्टेट में है। द कोर इज मेड अप ऑफ वेरी हैवी मटेरियल। कोर बहुत ही ज़्यादा हैवी मटेरियल से बना हुआ है और ऐसा माना जाता है कि निकेल और आयरन से बना हुआ है। तो पृथ्वी का कोर किस चीज़ का बना हुआ है? निकेल और आयरन का। और ऐसा भी माना जाता है कि इट समटाइम्स रिफर टू एज द नाइफ लेयर। नाइफ लेयर के नाम से भी रिफर किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस क्लास का फ्री में फ़ायदा उठा पाएँ। हमारे चैनल का मोटो कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।